हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 5th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 24 टॉपिक हम प्रीवियस 4 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंटिंग्स के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में। अभी यूडाइस प्लस 2021-22 रिपोर्ट रिलीज हुई है, तो जानेंगे इसके बारे में। देखेंगे ऑर्फन क्रॉप्स क्या होती हैं। एक टर्म अभी रिलीज हुई है ट्विन ट्रांजिशन, तो देखेंगे ये ट्विन ट्रांजिशन टर्म क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका पेंटिंग से संबंधित है, जिसमें आपके सामने पेंटिंग्स दी गए हैं, उसके सामने आपके स्टेट्स दिए गए हैं। इसमें आपको करेक्ट पेयर्स इसके अंतर्गत बताना है, और इसमें बताना है कि क्या केवल एक पेयर करेक्ट है, 2 पेयर करेक्ट है, 3 पेयर करेक्ट है, या चारों पेयर इसके अंतर्गत करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट में दिया है मधुबनी पेंटिंग, जिसके सामने दिया गया है बिहार, बर्ली पेंटिंग गुजरात, मातानी पचेड़ी पेंटिंग महाराष्ट्र, कलमकारी तेलंगाना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट के सामने दिया गया है बिहार मधुबनी पेंटिंग, बिहार से संबंधित है, ये करेक्ट पेयर है। बर्ली पेंटिंग के बारे में जो दिया गया है गुजरात, तो ये गुजरात की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पेंटिंग है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। थर्ड में जो मातानी पचेड़ी की बात की गई है, ये महाराष्ट्र की नहीं बल्कि गुजरात की पेंटिंग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ में जो बात की गई है कलमकारी तेलंगाना की, तो ये तेलंगाना की नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की ये पेंटिंग है। तो इसमें आपको ये बताना है कौन से पेयर इसमें करेक्ट है, कितने पेयर इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। तो ओनली 1 पेयर इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली 1 पेयर। चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी 24 आर्टिस्ट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया कि वह जो सीबीआईटी है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। तो इन्होंने अपनी कला के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। और इसके अलावा ये उस टाइम पे किया जा रहा है जब अभी कोप 27 2022 के अंत में शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाली है, तो जिसकी एक्सपर्ट अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके इतर इन्होंने 24 आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से सीवियरिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इनमें उन्होंने कुछ आर्ट्स के बारे में बात की जो चर्चा में रही हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। बाबा देव एक डाइटी के रूप में जाने जाते हैं गौंड जो प्रधान ट्राइब्स है उसके लिए, और ये बिलीव करते हैं कि ये जो रहते हैं साजा ट्री के ऊपर बाबा देव रहते हैं। अगर हम गौंड ट्राइब की बात करें तो ये एक द्रविडियन ट्राइब है जो कि इथनो लिंग्विस्टिक है, यानी कि निर्जातीय भाषाई ग्रुप का एक समूह है, जो कि एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। अगर हम बात कर लें बर्ली पेंटिंग की, तो ये महाराष्ट्र की एक पेंटिंग है जो कि ट्राइबल आर्ट है, जो कि ज़्यादातर इसको किया जाता है महाराष्ट्र के नॉर्थ सह्याद्री रेंज के अंतर्गत। इसके अलावा इसका जो ओरिजिन है वह महाराष्ट्र में ही है, और आज भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। इसमें क्या ज्योमेट्रिकल शेप जैसे कि ट्राइंगल हो गए या आपकी लाइन हो गई, तो इनके माध्यम से इस पेंटिंग को दर्शाया जाता है। अगर आप मुंबई गए होंगे तो इस तरीके की पेंटिंग आपने वहाँ पर देखी होगी। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो ये एक वेल नोन आर्ट फेमस है बिहार का, जो कि 5 डिफरेंट स्टाइल्स में इसको किया जाता है। इसके 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोडना और कोहबर। कोहबर जो शादी ब्याह का जो घर होता है उसके अंतर्गत दीवारों के अंतर्गत कोहबर की पेंटिंग की जाती है, वह मधुबनी पेंटिंग ही होती है। इसके अलावा इसके जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इसके अलावा एक मातानी पचेड़ी होती है, जिसका लिटरली मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मदर गॉडेस के पीछे, यानी कि मातानी पिछेड़ी। इसके अलावा जो पेंटिंग है ये की जाती है जो नोमैडिक ट्राइब है भागरी कम्युनिटी उसके द्वारा, और ये कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम कलमकारी की बात कर ले तो कलमकारी भी एक हैंड पेंटेड का एक टाइप है, जो कि ब्लॉक प्रिंटेड जो कॉटन टेक्सटाइल है वो उस पर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा जो इस्फान ईरान में इसका ओरिजिनेट देखा गया है, इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ था। और इसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा कि ओनली नेचुरल डाइस इसके अंतर्गत यूज की जाती हैं कलमकारी पेंटिंग्स के अंतर्गत, जो कि इन्वॉल्व इसके अंतर्गत होती है 23 स्टेप्स के थ्रू इस कलमकारी पेंटिंग्स को बनाया जाता है। इसकी जो 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल हैं कलमकारी पेंटिंग की, वो है एक श्री कला हस्ती स्टाइल और एक है मछलीपट्टनम स्टाइल।
अगर हम बात करें श्री कालाहस्ती जो स्टाइल है कलमकारी की, इसके अंतर्गत कलम का यूज किया जाता है, पेन का यूज किया जाता है और इसको फ्री हैंडेड रूप से इसकी ड्राइंग की जाती है। ये पूरी तरीके से एक हैंड मतलब हाथ से बनाया हुआ वर्क होता है। ये जो स्टाइल है जो कि टेम्पल्स सेंटर्ड है। अधिकांश जो कलमकारी पेंटिंग है जो श्री कालाहस्ती में है वो टेम्पल सेंटर्ड होती हैं, टेम्पल की ही उसमें पेंटिंग बनाई जाती हैं। जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उनकी पेंटिंग्स इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। जो रथ होते हैं चैरियट, जो बैनर्स इसके अंतर्गत डिपिक्ट इसके अंतर्गत किए जाते हैं। जो भी हिंदू एपिक्स हैं उसके अंतर्गत जो भी डिफाइन किए गए हैं जैसे कि रामायण और महाभारत और पुराण्स में, तो उनको इसके द्वारा इस पेंटिंग के द्वारा श्री कालाहस्ती के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। तो ये हमने बात की इंडियन कल्चर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पेंटिंग्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका उद्देश्य है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल एक संस्थागत कैपेसिटी तैयार करे फॉर डॉक्यूमेंटेशन और डिसेमिनेशन, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, उन प्रैक्टिसेस को फार्मर्स के और उनकी जो पार्टनर्स की स्ट्रेटजीज को उसमें प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है एक नेशनल लेवल स्टीयरिंग के द्वारा, इसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसको जो चेयरमैनशिप में आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत इसको स्टीयर किया जाता है, इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका उद्देश्य है कि एक ऐसे तरीके की संस्थागत क्षमता को स्थापित करना जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फार्मर्स को उसमें दी जा सकें, जिससे वे उनकी स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया जा सके। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको एक नेशनल लेवल स्टीयर के द्वारा इसको स्टीयर किया जाता है बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि चेयरमैनशिप में आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो आती है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है A1 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए। जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग पोर्टल है ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा अबाउट द मिशन, जो भी मिशन चल रहा है, जो भी सोर्स रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, साथ ही साथ इनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है इसके बारे में, और जो फार्मर रजिस्ट्रेशंस और ब्लॉग आदि के बारे में इसमें जानकारी रहेगी जो कि यूजफुल रहेगी फार्मर्स के लिए। इसके अलावा ये हेल्प करेगा फार्मर्स की कि वे प्रमोट कर सके नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के बारे में, तो इसका जो उद्देश्य है कि वे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्थापित कर सके। इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वे फार्मर्स को दी जा सकें और प्रमोट की जा सके नेचुरल फार्मिंग को। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये एक अल्टरनेट सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो कि फार्मर्स को एक तरीके से फ्रीडम देता है, उनको आज़ादी देता है। जो एक्सटर्नल उनके जो परचेज इनपुट्स हैं, जो उनको इनपुट्स देने पड़ते हैं, कॉस्ट उनकी रिडक्शन में मदद करता है। साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जो फर्टिलाइजर के रूप में गाय के गोबर आदि का उपयोग किया जाता है, तो एक तरीके से ये इंटीग्रेटेड अप्रोच बताता है जिसके अंतर्गत ये एनिमल हस्बेंड्री के मॉडल को भी प्रमोट करने की ये बात करता है, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक तरीके से डेवलप करने की ये बात करता है। तो इसके ये की ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन के। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इससे संबंधित जो नेचुरल फार्मिंग से संबंधित स्टैंडर्ड्स को तैयार करता है, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेशन भी करता है प्रोसीजर्स का, और जो भी उनकी ब्रांडिंग भी ये नेचुरल फार्मिंग की करने का प्रयास करता है। जो नेचुरल फार्मिंग से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रयास करता है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है नेशनल लेवल की अगर बात करें तो ये चलाया जा रहा है, इसका संचालन किया जा रहा है थ्रू द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, जो कि चेयरमैनशिप में आती है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग नेचुरल के बारे में, तो इसमें जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है जिसको NFBP-KP के रूप में हम जानते हैं, ये केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड होता है, जो हमारी जो गाय या पशु होते हैं, लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो लोकली अवेलेबल सोर्स हैं गांव के स्तर पे, उनको इसमें यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर।
साथ ही साथ ये रियलाइज़ करता है कि जो आपके एडॉप्ट करता है डाइवर्सिफाइड जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है उसको, जो देसी काऊ बेस्ड उनका जो फार्म इनपुट है उसको, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स और जो सॉइल इनरिचमेंट जो वैल्यूज़ हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको ये इन्हेंस करने का प्रयास करता है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये नेचुरल फ्लोरा एंड फोना को ये प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ रीस्टोर करता है जो सॉइल की हेल्थ है उसको और उसकी फर्टिलिटी को। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जो कि फार्मर्स के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल होती है, और जो ये इसके अंतर्गत नेचुरल और लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इनपुट्स को इसके अंतर्गत यूज किया जाता है, तो जिससे जो फार्मर की जो कॉस्ट हो जाती है वह काफ़ी कम हो जाती है फार्मिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यूनिफाइड जो यूडाइस प्लस 2021-22 रिपोर्ट अभी रिलीज की गई। इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस। ये अभी रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन स्कूल एजुकेशन पर, जो कि लॉन्च किया गया था 18-19 के अंतर्गत, जो कि स्पीड अप करता है डाटा एंट्री को और इसमें एरर को रिड्यूस करने का प्रयास करता है, और जो डेटा आता है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है और इसको वेरिफिकेशन को भी इसके अंतर्गत आसान बनाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल इसके अंतर्गत इंक्रीज हुए हैं अगर हम 2021-22 की बात करें इन कंपैरिजन टू 2020-21 से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये हेल्प करता है कि एजुकेशन पैरामीटर्स को क्लास 1 से क्लास 12 तक के बीच में गवर्नमेंट स्कूल में केवल। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि 2018-19 में आया था। ये डेटा एंट्री को स्पीड अप करता है, साथ ही साथ एरर को रिड्यूस करता है, और ये डेटा क्वालिटी को और उसके इजी वेरिफिकेशन को इन्हेंस करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल इंक्रीज हुए हैं 2021-22 में इन कंपैरिजन टू द 2021, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया कि 2021-22 में स्कूलों की संख्या कम हुई है ना कि इंक्रीज हुई है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मेजर करता है एजुकेशनल पैरामीटर्स को क्लासेस 1 to 12 इन गवर्नमेंट स्कूल ओनली, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ साथ ये प्राइवेट स्कूल में भी ये पैरामीटर्स को असेस करने का प्रयास करता है। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसको हम यूडाइस प्लस के नाम से जानते हैं, 2021-22 के लिए रिपोर्ट आई फॉर स्कूल एजुकेशन। अगर हम बात करें जो यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर एजुकेशनल प्लस से संबंधित, तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन स्कूल एजुकेशन पर, जो कि लॉन्च किया गया था 18-19 के अंतर्गत, और ये डेटा एंट्री को स्पीड अप करता है, एरर को रिड्यूस करता है और डेटा क्वालिटी को इन्हेंस करने का ये प्रयास करता है और इसको आसान बनाता है वेरिफिकेशन के लिए। ये एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत कलेक्ट की जाती है स्कूल की डिटेल्स को, जो भी इसमें फैक्टर जो रिलेटेड होते हैं स्कूल से संबंधित रिसोर्सेज के आधार पर, तो उनको इसके अंतर्गत इसमें कलेक्ट किया जाता है। ये एक अपडेटेड और इम्प्रूव वर्जन है जो यूडाइस पहले चल रहा था, जो कि आया था, इनिशिएट किया गया था 2012-13 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, तो इसी का जो अपडेटेड वर्जन है यूडाइस प्लस इसको बना दिया गया है। ये कवर करता है लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स को, 8.5 मिलियन टीचर्स को और 250 मिलियन चिल्ड्रंस को। इसके अलावा ये हेल्प करता है कि मेजर कर सके एजुकेशन पैरामीटर्स को क्लास 1 से 12 तक के गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फाइंडिंग्स की, जो रिपोर्ट आई उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही,
तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड हुए इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी की अगर बात करें तो ये 25.57 करोड़ है, जो कि मार्जिनली इंक्रीज हुआ है 2021 से। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो सेकंड में बात की गई है कि टोटल इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स की जो बात है वो 2021-22 में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है इनरोलमेंट में। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात कर लें तो ये भी जनरल लेवल से ये पार्टिसिपेंट्स के इम्प्रूव हुआ है 2021-22 में। अगर हम बात करें टीचर इंगेजमेंट की तो 51% जो हैं वो फीमेल टीचर हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो 2021-22 की बात करें पीपल टीचर रेशियो की तो ये अच्छा इम्प्रूवमेंट दर्शाता है 2018-19 से। इसके अलावा जो इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स की बात करें तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो कि ऑल लेवल्स पे अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की तो ये 1 और उससे ज़्यादा है। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि ये गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन स्कूल एजुकेशन में लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट दर्शा रहा है। अगर हम नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्कूल डिक्लाइन हुए हैं इन कंपैरिजन टू द 2021 की तुलना में अगर हम बात करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं वो या तो ग्रुप हो गए हैं या क्लस्टर हो गए हैं या कुछ प्राइवेट स्कूल इसके अंतर्गत बंद हो गए हैं। तो इसमें जो पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो सब में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, चाहे वह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, महिलाओं की जो गर्ल्स की जो भागीदारी हो, जेंडर पैरिटी की बात हो, पीपल टीचर रेशियो की बात हो, फीमेल टीचर्स के इम्प्रूवमेंट की बात हो, तो ये सब में इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन बस अगर नंबर ऑफ स्कूल्स आपसे पूछे जाएं तो ये इंक्रीज नहीं बल्कि ये क्या हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यूडाइस प्लस रिपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्फन क्रॉप से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ऑर्फन क्रॉप है एक न्यूट्रिशनल लोकल फूड क्रॉप्स होती है जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करती है हंगर से लड़ने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो क्रॉप हैं ट्रेड की जाती है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनका व्यापार किया जाता है, लेकिन और ये एडेप्ट हो सकती हैं जो हार्श वेदर जो कंडीशन होती हैं, जो कठोर मौसम की जो स्थितियां होती हैं उसमें भी ये एडेप्ट अपने आप को कर सकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ऑर्फन क्रॉप्स हैं ये नेग्लेक्टेड हैं, अंडर यूटिलाइज्ड एक तरीके से ये क्रॉप्स हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ऑर्फन क्रॉप्स होती हैं एक न्यूट्रिशनल लोकल क्रॉप्स होती हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हंगर से लड़ने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो क्रॉप्स हैं एक ट्रेड की जाती हैं, व्यापार इनका किया जाता है इंटरनेशनली, तो ये देखिए आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है लोकल फूड क्रॉप्स होती हैं और इसमें ये बोल रहा है इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है। तो ये एक तरीके से रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इनका इंटरनेशनली ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन ये एडेप्ट कर लेती हैं जो कठोर मौसम की स्थिति होती है, हार्श वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उसमें अपने आप को। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। से थर्ड में जो बात की गई है कि जो ऑर्फन जो क्रॉप्स हैं एक तरीके से अपेक्षित नेग्लेक्टेड और उसका कम से उपयोग ठीक तरीके से नहीं किया गया है, अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स ये है। तो इसका जो ये भी इसमें करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ऑर्फन क्रॉप्स की अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ऑर्फन क्रॉप्स एक न्यूट्रिशनल लोकल फूड क्रॉप्स होती हैं जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हंगर से लड़ने के लिए। ये जो क्रॉप्स हैं ये इंटरनेशनली इनको ट्रेड नहीं किया जाता और ये किसी भी हार्श वेदर कंडीशंस जो कि कठोर मौसम की स्थिति में अपने आप को अडेप्ट करने की क्षमता ये रखती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्फन क्रॉप्स की तो ये एक नेग्लेक्टेड और एक अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स हैं जिनका अभी इन पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा ये कवर करते हैं एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फूड और जो कि इंडस्ट्री यूज को, जिसके अंतर्गत आपके सीरियल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स और जो पल्स क्रॉप्स होती हैं, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अलावा ऑयल सीड्स, शुगर, फाइबर, लेटेक्स और डाइस इसके अंतर्गत शामिल होती है। अगर हम बात करें ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं अंडर फंडिंग
अगर हम इनकी कैरेक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये अंडर फंडिंग होते हैं फॉर R&D के लिए। बी इनका जो अंडर डेवलप्ड वैल्यू चेन्स होती हैं, और इनकी जो अवेयरनेस होती है उनके बारे में, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसके बारे में जो अवेयरनेस है समाज में वह भी कम होती है, इसलिए इनको ऑर्फन क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन हालांकि जो क्रॉप्स हैं कंसिडर की जाती है ऑर्फन एज अ ग्लोबल स्केल पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इनके जो जिस निके में ये रहते हैं वहाँ पर ये प्रोमिनेंस नहीं है, बल्कि इनका यूज किया जाता है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड जो सब कॉन्टिनेंट सहारा अफ्रीका है। मिलेट जो कंटिन्यू इसमें डाइटरी स्टेपल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये हमने टर्म देखी ऑर्फन क्रॉप के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टर्म ट्विन ट्रांजिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ट्विन ट्रांजिशन है बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, साथ ही ये किसके साथ में लेकर चलता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल्स को साथ में लेकर चलता है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने हाईलाइट किया था इस वर्ड को टू की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ट्विन ट्रांजिशन एक इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करता है, लेकिन किसको साथ में लेकर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स को साथ में लेकर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड में बात की गई है कि IMF के द्वारा इस टर्म को हाईलाइट किया गया फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो ये IMF के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको हाईलाइट किया गया है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें सेकंड है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाईलाइट किया गया इस वर्ड को, जिसका मतलब है कि वह की है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ट्विन ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि आप डिजिटली और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करें, साथ ही साथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी आप ध्यान रखें, जिसके अंतर्गत आप यूज करें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज को और एडॉप्ट करें सर्कुलर डेवलपमेंट मॉडल्स को, जिसमें अगर आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो वो उसको आपको रीयूज और इसको रीजनरेट करने के लिए आपको प्रयास किया जाना चाहिए। उसका एक सर्कुलर डेवलपमेंट मॉडल उसमें तैयार किया जाना चाहिए, जिससे जो अपशिष्ट की समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन है एक की रोल प्ले करता है फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है इस दशक में फॉर क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने के लिए, उसके खिलाफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसके बावजूद जो डिजिटल सॉल्यूशन हैं ये रिड्यूस करते हैं ग्लोबल एमिशंस को 20%। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े के रूप में, अगर इसको ट्विन ट्रांजिशंस अप्रोच को अगर हम अपनाएं तो लीडर जो हैं ये डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी एजेंडाज को साथ में लेकर चल सकते हैं, जो कि एक फ्यूचर प्रूफ सॉल्यूशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्विन ट्रांजिशन है जिसमें आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ साथ आप सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशंस को भी इसके अंतर्गत आप ध्यान रखते हैं। इसके बीच में, ये दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट होता है जहां पर डिजिटली जो एम्पलीफाई करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को। तो ये टर्म हमने डिफाइन की, जो ट्विन ट्रांजिशन जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा, इसमें डिजिटल ट्रांजिशन के साथ साथ सस्टेनेबल ट्रांजिशन को भी ध्यान रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ट्विन ट्रांजिशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट करती है कोस्टल स्टेट्स है इंडियन ओशन के पास, उनके स्टेट्स को, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनको ये कंसिस्ट करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि IORA है वे एक रीजनल फोरम है जो ट्राइपेटेड इन नेचर है, जिसके अंतर्गत ये
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, बिजनेसेस और जो एकेडमिया हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, उनको कोऑपरेट करने के लिए ये क्लोजर इंटरेक्शंस करने के लिए ये प्रयास करती है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट करती है कोस्टल स्टेट जो कि इंडियन ओशियंस के जो बॉर्डर पर हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो IORA है एक रीजनल फोरम है जो कि त्रिपक्षीय है, जिसके अंतर्गत आपके गवर्नमेंट के, बिजनेसेस के और एकेडमिया के लोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये करेक्ट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि IORA का जो सेक्रेटेरिएट है वह न्यू दिल्ली के अंतर्गत नहीं बल्कि एवन मॉरिशस के अंतर्गत है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए जो इसका आंसर है वह है ओनली 1 और 2। चलिए देख लेते हैं अभी इसकी ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत इलीगल जो अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया IOU पर, जो कि गोवा में आयोजित किया, इंडियन नेवी के द्वारा इसको आयोजन इसका किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। ये एक रीजनल फोरम है जो कि कोशिश करता है कि ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल जो कॉपरेशंस है, जो आसपास की जो कंट्री हैं, इंडियन ओशियंस के बॉर्डरिंग जो कंट्री हैं, उनके जो म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशंस हैं उनको बढ़ावा देने का ये प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसके अंतर्गत अभी 22 नहीं, इसमें अभी 23 मेंबर स्टेट इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, इंडिया और जो भी इंडियन ओशियंस के ये जो बॉर्डरिंग पर लगते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। इसके अलावा इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये बेस्ड है साइबर सिटी जिसको कहा जाता है इबेन, जो कि मॉरिशस में स्थित है, वहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट स्थित है। इनकी मैप पर लोकेशन देख सकते हैं इन हम 23 मेंबर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्री की, जिसमें हमारा इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसके अंतर्गत 23 मेंबर कंट्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।